स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं जाति व्यवस्था बनाम वर्सेस जातिवाद। आज इस पहली कड़ी में मैं दो तीन मूल बिंदुओं पर अपनी बात आपके साथ साझा करूंगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इस चर्चा की समीचीनता, प्रासंगिकता और इस चर्चा के मूल में है कल यानी जातीय जनगणना की घोषणा। कल यानी 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग के उपरांत ये घोषणा की कि हम जातीय जनगणना करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे। हम कहीं ना कहीं स्पेक्युलेट कर रहे थे कि पहलगांव पे जो इस्लामी हमला हुआ है उस संदर्भ में कोई ज़बरदस्त घोषणा होगी, लेकिन उस बारे में तो ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है और वो अपने तरीके से काम करेगी। लेकिन इस घोषणा ने फिर से एक बार जाति व्यवस्था और जातिवाद के विमर्श को एक नए सिरे से चर्चा का अवसर दिया है और आज मैं वहीं पर दो तीन मूल बिंदुओं के ऊपर अपनी बातों को आपसे साझा करूंगा। सबसे पहले, चूंकि ये जातीय जनगणना की बात जब आई है तो कास्ट सेंसस की अपरिहार्यता, क्या ये जरूरी है, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग कम से कम इस पहली कड़ी में मैं कास्ट सेंसस की अपरिहार्यता के ऊपर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, ये आगे करेंगे। सबसे पहले हम ये तो समझ लें कि ये जाति व्यवस्था क्या है और ये जातिवाद क्या है। जातिवाद क्या जाति व्यवस्था से भिन्न या अपोज्ड है, इसीलिए मैंने कहा कि जाति व्यवस्था वर्सेस जातिवाद। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि जाति व्यवस्था है क्या, जाति व्यवस्था का महत्व क्या है, कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जाति व्यवस्था के कास्ट सेंसस की अपरिहार्यता की चर्चा को मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्थगित रखता हूं। मैं आऊंगा जाति व्यवस्था क्या है से पहले जाति व्यवस्था की महत्ता बताने, क्योंकि जब हम जाति व्यवस्था क्या है कहेंगे तो ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि जाति जन्म से या कर्म से, उसका भी उत्तर दूंगा। इतना भ्रामक प्रश्न है ये और करोड़ों लोगों को इतने जबरदस्त तरीके से भ्रमित करके एक डिफेंस पे ला करके, घुटनों पर ला करके खड़ा कर देने वाला प्रश्न है। आपने जैसे ही इसका उत्तर चुना, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल सामने आ जाता है। अगर आप कहते हैं कि जाति जन्म से है या फिर आप कहते हैं कि जाति कर्म से है, ये चयन करते ही आप अपना एक ऐसा परिचय दे देते हैं जहां आप बुरी तरह से एक ऐसे नैरेटिव के शिकार हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। जिस किसी ने भी उत्तर दिया कि जाति कर्म से है, समझ लीजिए कि वो डिफेंस पे आकर के खेल रहा है, उसकी अपने कोई विचार नहीं है। वो दूसरे के प्रश्न को उसी की अपेक्षित उत्तर को देने के लिए वो सीधे झटके में कह देता है कि नहीं, जाति जन्म से नहीं, जाति कर्म से है। ये कैसे है आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जाति व्यवस्था की महत्व को हम समझ लें। आइए, इस संसार को अगर हम सिर्फ पृथ्वी तक सीमित कर देते हैं तो भी, यानी पृथ्वी और इसके चारों तरफ के वायुमंडल यानी खगचर, नभचर, जलचर और थलचर, यहां तक ही अगर हम सीमित करके देखें और हम देवी देवताओं के लोगों को हम काल्पनिक मान ले, काल्पनिक तो है नहीं, वो हैं, लेकिन कहने का मतलब दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम उनकी वास्तविकता को ना जानते हुए भी एक बात तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 84 लाख योनियों में से, जिसमें देवी देवता भी आते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो योनि मानी जाती है वो मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है। कर्म योनि यानी कर्म करके हम अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को, यानी हम अपनी परिस्थिति में सुधार या बिगाड़ ला सकते हैं। सुधार ला करके उत्थान कर सकते हैं और बिगाड़ ला करके हम
पतन को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अब जरा हम कल्पना करें कि 84 लाख योनियों में तमाम तरीके से हम भ्रमण करते 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 जब मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होता है। चलिए, भाग्य होता है। अब इस धरती पर जो तमाम अलग अलग देश प्रदेश हैं, उन अलग अलग जगहों पर जो भी मनुष्य योनि में आता है, वो अपने आप को बड़भागी इसलिए मानता है कि वो बंधन में रह रहे जितने भी प्राणी हैं उन सबों से वो श्रेष्ठ इसलिए हो जाता है कि वो बंधन मुक्त है, वह कर्म करने को स्वतंत्र है, वो यंत्रवत नहीं है। आप जिस किसी भी प्राणी को देख लीजिए, एक बैक्टीरिया से ले करके एक बृहद हाथी या डायनासोर तक की कल्पना करके देख लीजिए, वे सभी एक ढर्रे पर चलने वाले हैं। या तो वो अपने प्राकृतिक ढर्रे पर चलते हैं, या फिर हम उन्हें अपना पालतू बना करके अपने तरीके से उन्हें चलाते हैं। दोनों ही अर्थों में वे जैसे कि एक रोबोट की तरह वर्क करते हैं, यानी आहार, निद्रा, भय और मैथुन के पैटर्न पर काम करते हैं। इन चारों से ऊपर उठ करके, यानी मनुष्य हो करके मनन, चिंतन और विचार करके किसी कर्म को करना, चाहे वो विचार करके हम गलत कर्म करके पतनशील हो जाएं, या फिर विचार करके हम उत्थान को प्राप्त हो जाएं। दोनों ही अर्थों में ये स्वाधीनता अन्य किसी भी प्राणी को नहीं है। ना तो नभचर को है, ना तो थलचर को है, ना जलचर को है, और ना ही अदृश्य जगत में भूत प्रेत देवी देवताओं को भी है। वे जहां है, जिस ड्यूटी में है, जिस बंधन में पड़े हुए हैं, मैकेनिकली, रोबोटिकली वहां पर उसी रूप में वो काम करेंगे। अब ये बात तो हमारी समझ में आ जाती है कि वे एक तरह से रोबोटिक तरीके से काम करने वाले हैं। अब सवाल है कि जब मनुष्य योनि में हम इन तमाम जगहों से घूम फिर करके आ करके धरती के किसी एक ऐसे हिस्से में जन्म लेते हैं जहां इन बातों की चर्चा नहीं होती है कि मनुष्य होना कितनी बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका में जन्म ले लिया, दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका में, यूरोप के किसी कंट्री में किसी देश में जन्म ले लिया, तो क्या वहां पर मानव जन्म की इस महत्ता को समझाया जाता है? ठीक है, चर्चाएं होती हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन एक श्रेष्ठता का बोध तो होता है कि नहीं भाई, हम मनुष्य हैं, हम जानवरों से, मछलियों से, चिड़ियों से या अन्य बड़े बड़े लोगों से हम श्रेष्ठ हैं। ये बोध तो सबको रहता है। लेकिन अब अगर हम श्रेणी से ऊपर उठते चले तो जो सूक्ष्म, या पहले तो जो सूक्ष्म से अदृश्य जगत के जो जीव है उनकी हम बात नहीं करते हैं, वो तो दिखते नहीं हैं। जो सूक्ष्मदर्शियों से दिखने वाले हैं, बैक्टीरिया, उससे बड़े हैं वो चींटी इत्यादि, या फिर और छोटे 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 जो थोड़े से आकार में चींटी से छोटे या बैक्टीरिया वगैरह से बड़े हैं, उनका जीवन थोड़ा और बेहतर है। चींटियों का जीवन थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड और बेहतर है। फिर और जो बड़े जीव हैं, मच्छर इत्यादि, वो और थोड़े बेहतर पोजीशंस पे हैं। यानी जैसे जैसे उनकी आकृति और उनका जो स्वभाव है, उसमें जैसे जैसे परिवर्तन होता है, कर्म बंधन के साथ जो उनके कर्म का विस्तार है वो थोड़ा बढ़ता जाता है। तब हम देखते हैं कि जैसे जैसे जीव में अत्यधिक वृद्धि होती है, उनके कर्म क्षेत्र बंधन में होने के बाद भी विस्तार को पाते हैं, और इसी प्रकार से उनकी श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है। यानी बैक्टीरिया इत्यादि से चींटी इत्यादि श्रेष्ठ है। चींटी इत्यादि से और जो उड़ने वाले जीव हैं, कीट पतंग वगैरह हुए हैं, उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। फिर इसी तरह से जलचर में, नभचर में, हर जगह श्रेष्ठता आते 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 कुत्ता और गाय तक पहुंच करके, यानी पालतू जानवरों से लेकर के फिर कुत्ता और गाय से फिर सीधे मनुष्य योनि में हम चले आते हैं। अब जब हम मनुष्य योनि में चले आते हैं तो पूरे संसार में रहने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ वो होता है निसंदेह रूप से भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति। भारत में जन्म लिया जहां धर्म की चर्चा होती है। ध्यान दीजिएगा, धर्म की चर्चा होती है, रिलीजन या मजहब की चर्चा नहीं होती है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी श्रेष्ठता पूरे धरती पर रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक हो जाती है। अगर उसने ये सौभाग्य प्राप्त कर लिया कि भारत की धरती पर जन्म लेते ही वो वर्ण व्यवस्था में प्रवेश कर जाता है, जाति व्यवस्था में प्रवेश कर जाता है, तो फिर शूद्र होकर के अगर वो आता है तो शूद्र होने का सौभाग्य पूरे धरती पर 84 लाख योनि में होने वाले जीवों से बढ़ते 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 फिर धरती पर रहने वाले मनुष्यों से भी अधिक होकर के अब वो शूद्र हो जाता है। शूद्र का कितना बड़ा सौभाग्य है। अब अगर वो शूद्रोचित काम करता है
तब तो वो फिर आगे वैश्य बनेगा कालांतर में। ऐसा नहीं कि बस इस जन्म में किया और इसी जन्म में बन गया, नहीं, कालांतर इस जन्म में उस गुण को प्राप्त कर लेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई शूद्र घोर तप कर ले, शूद्रोचित काम करके, वैश्योचित काम करके, क्षत्रियोचित काम करके, फिर ब्राह्मणोचित कार्य करके अगर उससे भी आगे निकल सके तो निकल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता, निकल सकता है। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं भाई मैंने इसी जन्म में कोई काम कर लिया है तो फिर इसी जन्म में मैं घोषित कर दिया जाऊं, नहीं, शरीर का तो महत्व रहेगा। जिस वर्ण का, जिस जाति का शरीर रहेगा उस शरीर को हमको स्वीकारना पड़ेगा। तो अब मैं इसकी महत्ता को बता रहा हूं। तो फिर वो शूद्रोचित कार्य करेगा, और अगर उस शूद्रोचित कार्य नहीं करेगा तो अगर उसका पतन होगा तो जैसे हर किसी मनुष्य का पतन होगा, तो या तो फिर वो 84 में घूमेगा, और अगर मनुष्य रहा भी तो फिर वो वर्ण व्यवस्था से बाहर इतर जाकर के किसी अन्य देश में जाएगा। और अगर वो फिर मनुष्योचित कार्य से मेरा मतलब है वर्णोचित कार्य अगर करेगा तो शूद्र से वो अग्रसर होता 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 वैश्योचित। तो सोचिए शूद्र का कितना महत्व है कि पूरे संसार के मनुष्य में से वो श्रेष्ठ अपने आप को पाता है। अब अगर हम वैश्य की बात करें तो सारे संसार के मनुष्य, उसके बाद शूद्र, और उससे भी ऊपर वो वैश्य। अगर वैश्योचित कार्य करेगा तो फिर वो अग्रसर हो जाएगा क्षत्रिय वर्ण के लिए, क्षत्रिय जाति में जन्म लेने के लिए। और अगर वो वैश्योचित कार्य भी नहीं करेगा, शूद्रोचित कार्य भी नहीं करेगा, तो फिर वो अपने पतन के लिए भी तैयार रहेगा। ठीक उसी प्रकार से क्षत्रिय होना कितने गर्व की बात है कि पूरे संसार में सारे मनुष्यों के बीच में, इंक्लूडिंग शूद्र और वैश्य से, एक अलग पायदान पे, एक अलग ऊंचाई पे वो है। कितना उसने अपने अपने पिछले जन्मों में कितने महत्वपूर्ण कार्य करके इस एक अपने बैंक अकाउंट में कितने ऐसे कह सकते हैं कि गुणों के समुच्चय को धारण किया होगा कि वो सारे मनुष्यों से श्रेष्ठता को हासिल करता हुआ शूद्र और वैश्य से ऊपर पहुंच गया। और अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो फिर तो कोई सीमा ही नहीं है। उनका बैंक अकाउंट तो लबालब भरा हुआ है। पूरे संसार के सारे मनुष्यों से श्रेष्ठ, शूद्रों से श्रेष्ठ, वैश्यों से श्रेष्ठ, क्षत्रियों से श्रेष्ठ, और वो ब्राह्मण बन जाते हैं। ये तो है जाति व्यवस्था की महत्ता। इतनी ऊंचाई पर चले जाने के बाद अगर कोई ये प्रश्न करता है कि क्या ब्राह्मण घर में जन्म ले लेने से कोई ब्राह्मण हो जाता है, तो इसका उत्तर मिलता है कि अगर वो ब्राह्मणोचित कार्य नहीं करेगा तो फिर नीचे का मार्ग तो खुला ही हुआ है, ऊपर का भी मार्ग खुला हुआ है। यानी हम वर्ण व्यवस्था से बाहर दो तरीके से जाते हैं। एक तो जो वर्ण व्यवस्था में एंट्री का गेट है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो यहाँ से एंटर करते हैं और फिर इसको चीर करके, इसे भेद करके हम आगे भी संन्यास, हमारे यहाँ जो साधु महात्मा जितना हम देखते हैं या सन्यासी जिन्हें कहते हैं, वे वर्ण व्यवस्था को पार करके ऊंचाई को प्राप्त करके सन्यास का पद प्राप्त करते हैं। सन्यासी अपना श्राद्ध कर्म कर लेता है और फिर वो सन्यासी बन जाने के बाद वो किसी वर्ण का नहीं रहता है, चाहे वो शूद्र घर में जन्म लेकर शूद्र शरीर के साथ ही उस ऊंचाई को प्राप्त करके सन्यास ग्रहण कर ले, या फिर वो वैश्य को होकर के सन्यास ग्रहण कर ले, या फिर वो क्षत्रिय होकर के। और ब्राह्मण को तो ये, ब्राह्मण के लिए ये सहजता और अधिक सहज है क्योंकि वो करीब है सन्यास धर्म के। और एक तो चारों जो वर्ण हैं उसके बाद सन्यास का एक, सन्यास कोई वर्ण नहीं है, वो वर्णों से वर्णातीत एक वर्ण है। और एक जो वर्णों से, यानी जिसे हम कहते हैं यवन, जिसे हम कहते हैं अवर्ण, यानी वो किसी वर्ण में नहीं आता है। एक तो हम कहते हैं सवर्ण, और बाकी वो सवर्ण भी, ये शब्द जो सवर्ण शब्द तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिए कह करके हमने इसको गलत कर, क्योंकि हर एक वो व्यक्ति जो वर्ण में है वो सवर्ण है। सवर्ण का मतलब वर्ण के साथ, उसमें शूद्र भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, क्षत्रिय भी और ब्राह्मण भी आते हैं। हाँ, हम भेद के दृष्टि से कह सकते हैं शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण। यही तो जाति व्यवस्था ने खतरनाक खेल खेला है कि हमें कह दिया कि सवर्ण मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो क्या नीचे के लोग अवर्ण हैं? उनके पास कोई वर्ण नहीं है? हाँ, उनके पास वर्ण नहीं है जो किसी मजहब से आते हैं, जो किसी रिलीजन से आते हैं, वे वर्ण से नीचे हैं और इसीलिए उनकी श्रेष्ठता हमसे नीचे है।
या हम उनसे श्रेष्ठ हैं। तो जितने भी लोग इस वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में हैं, वे सभी वर्ण व्यवस्था में हैं। अब ये तो बात हो गई कि वर्ण व्यवस्था की महत्ता इतनी बड़ी है, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य जीवन की महत्ता को समझने के लिए जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है, उसने एक वर्ण व्यवस्था रूपी ढांचा को दिया है, इस रीढ़ को दिया है, इस पात्र को दिया है, जिसमें रह करके हम जीवन के उद्देश्य के ज्ञान को रख सकते हैं और उसी के अनुकूल कर्म करके हम धीरे धीरे ऊंचाई की ओर अपने उत्थान की यात्रा को हम जारी रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब क्या होता है कि जब हम इस जाति व्यवस्था के विरुद्ध में खड़ा जातिवाद की ओर जाते हैं, जो बेसिकली अलग अलग छद्म रूपों को लेकर के सबको बरगलाता रहा है। सबसे पहले तो उनको बरगलाता रहा है जो कम से कम एक सुलझे हुए सोच वाले व्यक्ति होने के बाद भी उलझ जाते हैं और उनके इस झांसे में, जातिवाद के झांसे में आ जाते हैं, और फिर वो कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, जातिवाद बहुत बेकार है और जातिवाद बेकार है इसलिए जाति व्यवस्था ही बेकार है। अब इसमें सबसे खतरनाक भूमिका में कौन आते हैं? अच्छा, एक बार मैं फिर से जाति व्यवस्था की महत्ता के रूप में एक और चीज की चर्चा कर दूं, नहीं तो पीछे छूट जाएगा। अब लोग कहते हैं कि मैंने आपको बता ही दिया कि वर्णोचित कार्य करना होता है। ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ब्राह्मण का कार्य नहीं करेगा तो फिर वो नीचे की ओर की यात्रा करेगा, लेकिन कब करेगा? उसी जन्म में, उसी शरीर में नहीं करेगा। ये मैं बाद में आऊंगा जब वो कर्म और जन्म की बात मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक बात को हम समझ लें कि हर योनि में, हर वर्ण में हर दूसरे वर्ण के कर्म करने या उसकी विशेषता हम ले करके रहते हैं। अब जैसे एक शूद्र है, सात्विक विचारों वाला शूद्र, अब वो क्यों है बहुत रहस्यमय है। कई कई जन्मों के कई कई कर्मों का समुच्चय इकट्ठा करके या पुण्यों का, कर्मों का समुच्चय इकट्ठा करके और फिर किसी एक कर्म विशेष की वजह से किसी कर्म योनि में किसी वर्ण विशेष में आने के बाद अगर कोई, अब चलिए शूद्र की ही मैं चर्चा करता हूँ, एक शूद्र व्यक्ति बहुत सात्विक कर्म करने वाला हो, उसके विचार यहाँ तक कि कई बार लगे कि वो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे पायदान पर रहने वाले ब्राह्मण से भी अधिक सात्विकता का भाव रखता हो, तो फिर कहा जाएगा कि भाई ये तो वर्ण व्यवस्था कर्म से है, इसलिए ये व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाना चाहिए या कम से कम ब्राह्मण माना जाना चाहिए। उसकी प्रतिष्ठा एक ऐसे ब्राह्मण से श्रेष्ठ अवश्य होगी जो ब्राह्मणोचित कार्य को ना करते हुए और कह सकते हैं कि शूद्रोचित कार्य को भी ना करते हुए, वैष्णोचित कार्य को भी ना करते हुए, क्षत्रियोचित कार्य को भी ना करते हुए वो वर्ण व्यवस्था की योग्यता को ही खोने पर आमादा हो, तो उससे अधिक प्रतिष्ठा या महत्व तो उस व्यक्ति को मिलेगा जो शूद्र होकर के सात्विक है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं लगाना चाहिए कि अब उसकी वो वर्ण बदल चुका है, वो ब्राह्मण हो चुका है। और इसमें जो सबसे दुर्बल पक्ष आता है कि चूंकि वो ब्राह्मण हो चुका है तो उसको, उसके जीवन का हर कार्य ब्राह्मण के अनुकूल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी सारी प्रतिष्ठा रहेगी, क्योंकि अब उसकी जो यात्रा है, कहने का मतलब है वो एक सुपरफास्ट ट्रेन पे बैठा हुआ है। जन्म हुआ उसका शूद्र में, लेकिन अब अगली गाड़ी उसकी वैश्य और क्षत्रिय में नहीं रहेगी, अगले जन्म में वो सीधे ब्राह्मण बनेगा। अब एक शूद्र में जो शूद्र ब्राह्मण है, एक शूद्र में एक क्षत्रिय का गुण भी होता है, हमने देखा है। वो किसी बड़े से बड़े क्षत्रिय से भी अधिक विरोचित कार्यों को कर जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो इस जन्म में शरीर से वो क्षत्रिय मान करके बाकी सारे कर्म क्षत्रिय, उसकी प्रतिष्ठा तो रहेगी, लेकिन फिर वो भी एक सुपरफास्ट ट्रेन पे चढ़ा हुआ है, फिर वो सीधे जाकर के क्षत्रिय वाले अग्रसर होगा। लेकिन ये जो कर्म से की बात है, इस पे मैं आऊंगा। कर्म से का मतलब क्या होता है? जाति कर्म से या जन्म से? जाति जन्म से। इसी का उत्तर मैं दूंगा इसके आगे, लेकिन कैसे? पूर्व के कर्म से निर्धारित होती है जातियां जो नए जन्म के रूप में हमें मिलती हैं। तो अगर कोई शूद्र क्षत्रिय जाति में जन्म लेता है सीधे, तो हम तो जानते नहीं इस रहस्य को,
कि कौन किस योनि से कौन किस वर्ण से आया है। लेकिन वर्तमान जीवन में अगर कोई शूद्र अगर क्षत्रियोचित गुण को लेकर के और उसकी एक पराकाष्ठा की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, तो फिर वो बाईपास कर जाएगा अगले जन्म में, फिर वो वैश्य नहीं बनेगा, सीधे क्षत्रिय बनेगा। उसी प्रकार से अगर कोई इसी प्रकार से कोई शूद्र अगर वैश्योचित कार्य करता है, तो उसी जन्म में उसने वैश्योचित कर्मों को और गुणों को धारण तो कर लिया, लेकिन फिर भी वो वैश्य की श्रेणी में नहीं जाएगा। शरीर से प्रतिष्ठा उसको मिलेगी उस रूप में, और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां वो शूद्रोचित कार्य करके ही अगले जन्म में वैश्य के जन्म में शूद्रोचित कार्य करके भी वो वैश्योचित उत्थान की ओर अगले जन्म में प्राप्त होना है उसको। लेकिन अगर वो वैश्योचित कर्म कर रहा है, तो यानी कि वो, अब इसको कैटेगरी देखा जाए, शूद्र ब्राह्मण, शूद्र क्षत्रिय, शूद्र वैश्य और शूद्र। और फिर बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई शूद्र में रहते हुए वर्णातीत वाले कर्म को भी वो, यहाँ तक कि वो सात्विकता के मामले में ब्राह्मणों को भी पीछे छोड़ जाता है। वो एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वाली बात आती है। और उससे उलट अगर वो शूद्र होकर के शूद्रोचित कार्य नहीं करता है, धर्म व्यवस्था को ही गाली देता है, जाति व्यवस्था को ही गाली देता है, जैसा कि आज हम देख रहे हैं, यानी उसने अपनी टिकट जो है वो उल्टी दिशा की कटा ली है। अब उसे फिर दोबारा मनुष्य योनि कब मिलेगा, ये तो खैर अपने आप में सबके लिए बड़ा निश्चित है। अगर संजोग से मिला भी, तो फिर इस वर्ण व्यवस्था रूपी इस सौभाग्य का तो उसको अवसर बहुत रेयर ऑफ द रेयर्स प्राप्त होगा, क्योंकि उसने दिन भर गालियां दी हैं। आप देख लीजिए टेलीविजन डिबेट्स पे सैकड़ों लोग आते हैं, जाति व्यवस्था को गाली देंगे, कहेंगे जातिवाद, लेकिन गाली देंगे जाति व्यवस्था को, कहेंगे वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की बुराइयों की चर्चा करेंगे, सवर्ण अवर्ण कवर्ण इत्यादि की बात करेंगे। तो वैसे लोग अपनी योग्यता खोते चले जाते हैं, जो हैं उसका कर्म भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा और हजारों लोगों को इसके लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपने कर्मों से च्युत हो जाए। ऐसे में जैसे हमने शूद्र में देखा, शूद्र ब्राह्मण, शूद्र क्षत्रिय, शूद्र वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार से वैश्य में वैश्य ब्राह्मण गुण भाव वाले, सात्विक भाव वाले, वैश्य क्षत्रिय यानी वैश्य होते हुए क्षत्रियोचित भाव वाले, वैश्य और वैश्य होते हुए भी शूद्रोचित कार्य करने वाले वैश्य शूद्र, और वैश्य होते हुए भी शूद्र से भी नीचे की सोच रखने वाले। ठीक उसी प्रकार से क्षत्रिय, जो क्षत्रिय ब्राह्मणोचित भाव वाले हैं, क्षत्रिय भाव वाले हैं, क्षत्रिय वैश्य भाव वाले हैं, और क्षत्रिय शूद्र भाव वाले भी हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, आप देख लीजिए समाज में, क्षत्रिय हैं लेकिन जाति व्यवस्था को गाली दे रहे हैं, धर्म को गाली दे रहे हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी टिकट उल्टी दिशा की ओर कटवा ली है। अब आते हैं ब्राह्मणों में। जितने भी ये जातिवाद के आंदोलन चल रहे हैं, नक्सल से लेकर के इस्लामी और रिलीजियस लोगों को फेवर करना, सेकुलरवाद को, सबसे बड़ा उदाहरण किसका दें, नेहरू का दे सकते हैं। ये सारे लोग जो है, नेहरू जन्म से तो ब्राह्मण था ना, लेकिन उसने क्या किया, वो अपने आप को एक्सीडेंटली हिंदू मानता था। तो ब्राह्मण में जन्म लेने वाले ऐसे सैकड़ों हजारों लोग भारतवर्ष में रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म की इस व्यवस्था के विपरीत आचरण किया, यानी उन्होंने टिकट उल्टी कटा ली, यानी वो ब्राह्मण शूद्र भी नहीं हो सके। तो ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, और फिर वर्णातीत जो चले जा सकते हैं वो तो हैं ही हैं, और फिर सबसे नीचे वाली भी। ये तो हो गया, ये तो वर्ण व्यवस्था की महत्ता की बात हो गई। अब आते हैं, एक बहुत जबरदस्त प्रश्न होता है कि क्या वर्ण व्यवस्था जन्म से या कर्म से? अक्सर हम लोगों को बिना मतलब का अनर्गल प्रलाप करते हुए, बहुत लोग गीता जी के श्लोक को लेकर के कोट कर देंगे, कुछ लोग वेद मंत्रों को कोट कर देंगे, कहीं पुराण से ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं, किसी की हस्ती नहीं है कि गीता जी के श्लोक का अर्थ समझ ले, पहली बात, इसीलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। जो समझ है मेरी, उसी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई समझ नहीं सकता। बड़े से बड़े राष्ट्रवादियों को मैंने देखा है, आज बहुत बड़े बड़े लोग जो राष्ट्रवाद, और अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए सरल लोग हैं, वे भी इस जातिवाद के ट्रैप में फंस करके चिल्ला कर कहते हैं, अरे इसमें जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहना, जातियां तो कर्म से होती हैं, इसमें जन्म का कोई मतलब ही नहीं होता था। अच्छा, यानी
कर्म हम जैसा करेंगे वैसे जाति में चले जाएंगे। तो मैंने बहुत सारे ऐसे एक आध दो शंकराचार्यों को भी सुना है, उनके उनके तर्क बड़े जबरदस्त हैं कि भाई अगर हम जाति जो है कर्म से है, तो मैं किन्हीं कथावाचक को सुन रहा था, उनका कहना है कि मैं उसको कोट नहीं कर पा रहा हूँ उस संदर्भ को, लेकिन उनका कहना था कि अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग समय पर उपनयन और उपनयन संस्कार आदि की व्यवस्था है। ब्राह्मणों के लिए उपनयन का एक अलग अवसर है, क्षत्रियों के लिए अलग अवसर है। जो बच्चा अभी किसी कर्म को किया ही नहीं, तो उसकी जाति अचानक से निर्धारित कैसे हो जाती है? अगर वो जन्म से नहीं है तो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि कर्म से होना है भाई, तो फिर वेद मंत्रों के निर्देशानुसार उसके उपनयन संस्कार को उस समय क्यों करना चाहिए जिसमें कहा गया कि ब्राह्मणों का ये समय है, क्षत्रियों का ये है, वैश्यों का ये है और शूद्रों का ये है। तो एक तो संदर्भ हो गया। दूसरी बात, ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था जो बनाई गई है, जिसके द्वारा चलाई जा रही है, यानी जिसे हम विधाता कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, विधाता ने, ब्रह्मा ने जो व्यवस्था बनाई है, उनकी व्यवस्था के आगे हमारे ये जो कुतर्क है, कर्म से चलते हैं, और हमारा ये जो बड़ा खोखला दावा है कि हम शास्त्रों की बातों को अक्षरशः से आगे समझते हैं। अक्षरशः भी तो नहीं समझते हैं, अक्षरशः से आगे तो समझना तो माने असंभव है, असंभव। अक्षरशः तो समझते नहीं, उसके आगे समझने की कोई बात ही नहीं है। तो जो विधाता ने सारी व्यवस्था बनाई है, उनको नहीं पता था कि इस व्यक्ति को मैं ब्राह्मण घर में जन्म दे रहा हूं, इस व्यक्ति को शूद्र के घर में जन्म दे रहा हूं, इसको वैश्य के घर में भेज रहा हूं और इसको क्षत्रिय के घर में भेज रहा हूं, लेकिन ये सब अपना अपना वर्ण चुन लेंगे। ऐसी ऐसी भोंडी और भद्दी बातें लोग करते हैं कि क्या नाम है, सतयुग में सब लोग फ्री होते थे, द्वापर में, त्रेता में सब लोग, कोई वर्ण नहीं, बंधन नहीं था, जो जिस वर्ण में चाहे चला जाए। मैंने बताया ना, हर वर्ण में हर वर्ण के गुण को धारण करने वाले लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शरीर से तत्काल उसी वर्ण में चले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं रहा है। और ये जो कालखंड बांटा गया है अलग अलग समय पर, उस समय तक कुछ कुछ गुणों की प्रधानता के, सतयुग में सतगुण की प्रधानता, यानी उस समय तक सभी लोग सात्विकता की ओर अग्रसर रहते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हो जाता है तो फिर त्रेता चला आता है, द्वापर में और अधिक मिक्सचर हो जाता है, और कलयुग में तामसिक युग की प्रधानता हो जाती है। यानी जहां पर पूरी तरह से सतगुणी उत्थान की दिशा होती है, वहां पर थोड़ा सा रजस मिल जाने से वो सतगुण में थोड़ा सा मिश्रण हो जाता है, तो वो त्रेता हो जाता है। और वैसे ही द्वापर में रजोगुण की प्रधानता रहती है, लेकिन थोड़ा सा तमस स्पर्श कर जाता है, और कलयुग में तो पूरी तरह से तमस की प्रधानता हो जाती है। इस नाते ये अलग अलग युग बटे हुए हैं, लेकिन इन युगों के बटने का अर्थ ये नहीं है और कदापि नहीं है कि किसी भी काल में वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः लोप हो गया, और जिसे लोग कहते हैं कर्म से हो गया। कर्म से ही है, वर्ण व्यवस्था सदा ही कर्म से ही है। कैसे है? हम अन्यान जन्मों में अलग अलग तिर्यक योनियों में, 84 में घूमते फिरते हुए जो कर्म करते 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 आते हैं, तो किसी भी घर में जाना होगा तो गेट से ही घुसेंगे, हम स्काई ड्रॉप होकर के बेडरूम में नहीं चले जाएंगे। तो वर्ण व्यवस्था का जो गेट है वो पहले शूद्र को रास्ता मिलता है, और वहीं से फिर हम उत्थान करते हुए शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अचानक कूद करके सीधे ब्राह्मण हो जाएगा। अगर सहज रूप में कोई यात्रा करता आ रहा है अलग अलग तरह से, जो कई बार यात्राएं कर चुका है और कई बार ब्राह्मण रह चुका है, कई बार क्षत्रिय रह चुका है, कई बार वैश्य, हजारों बार वो शूद्र रह चुका है, वो फिर अपने अदृश्य जगतों में जाने के बाद जब वो लौटेगा तो संभव है कि वो अपना अकाउंट ठीक ठाक करके, अपने कर्मों को ठीक ठाक करके वो फिर किसी श्रेष्ठ वर्ण में आ जाए। लेकिन एंट्री जो मिलती है वो शूद्र के तरफ से मिलती है, और इसी को हम कहते हैं पूर्व कर्म।
लेकिन वर्तमान में अगर मान लेते हैं एक शूद्र को जन्म मिला और वो अपने जन्म में जबरदस्त कर्म करके, जैसा मैंने पहले भी बताया, उत्थान कर लेता है, तो वो निसंदेह रूप से अपने कर्मानुसार वो अन्यान योनियों में जाने के बाद भी जब अगली बार आएगा तो उसे उसके शूद्रोचित कर्मों के अतिरिक्त अगर उसने वैश्योचित, क्षत्रियोचित या ब्राह्मणोचित कर्म अधिक किए होंगे तो अगली बार कर्मों का हिसाब किताब चुका लेने के बाद उसे ब्राह्मणोचित या क्षत्रियोचित या वैश्योचित जन्म ही मिलेगा, और अगर उसने उसके उलट कार्य किया होगा तो उलट ही जन्म मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। सबसे पहली बात तो मनुष्य होना ही दुर्लभ है। मनुष्य योनि मिलना इतना आसान नहीं है जिससे आसानी से मिल गया है। हम तो इसे ऐसे मान के चल रहे हैं कि वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। रहना ही कितने दिन है? हम अक्सर तो गाना गाते रहते हैं ना कि ये जिंदगी है 2 दिन का। कहाँ समझते हैं कि 2 दिन की जिंदगी है? हम तो ऐसे मान बैठे हैं कि नहीं नहीं अब तो बस बैठ गए, अब धरती हमारी है, अब ले जम गया मैं यहाँ पे, और एकदम मुट्ठी भींच करके, यही शरीर है, मुट्ठी भींच लिया और थोड़ी देर के बाद बुखार के लपेटे में आते ही हम शिथिल भी पड़ जाते हैं। कहाँ समझ पाते हैं? और उसमें भी अगर हम अपने हिंदू सनातन धर्म में आने के बाद भी मनुष्य जन्म के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। और अभी मैं कास्ट सेंसस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये डिबेट थोड़ा लंबा होगा, ये विमर्श थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ये विषय बहुत विशद है। तो सबसे पहले ये जन्म से जो हमारा वर्ण व्यवस्था का निर्धारण है उसको हम समझ लें कि हम जन्म से ही है। क्योंकि अगर कर्म से होगा तो हम कर्म करेंगे कब? अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति वैश्य के घर में जन्म लेता है, वो कैसे समझेगा कि हमको ब्राह्मणोचित कर्म करना है? सबसे पहले तो अगर उसको ब्राह्मणोचित कर्म करना है, वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, तो फिर तो विधाता ने गड़बड़ कर दिया भाई, कि आपने उससे पहले से ही जो वैश्य घर था, अब फिर वो वैश्य घर कैसे रहेगा? क्या जरूरी है? अगर कर्म से ही सब कुछ माना जाए तो जो पति पत्नी और बच्चे हैं तो फिर हर व्यक्ति अलग अलग है। संभव है कि पत्नी शूद्र हो तो पति ब्राह्मण हो, तो फिर वैश्य घर कैसे हुआ? तब तो फिर पूरा का पूरा समाज गड़बड़ हो जाएगा। तब तो फिर कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं, कहीं कोई वर्गीकरण नहीं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसी कोई बहुत ही केओटिक अवस्था होगी। तब फिर कोई कैसे कहेगा कि नहीं 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 इसने जन्म तो ले लिया शूद्र के? कैसे भाई? जब हर व्यक्ति कर्म से ही अपना वर्ण चुन सकता है तो फिर आपने पहले ही से कैसे कह दिया कि शूद्र का घर है, ये वैश्य का घर है, ये क्षत्रिय का घर है, ये ब्राह्मण का घर है? नहीं, ये अगर तय है कि ये ब्राह्मण का घर है तो ब्राह्मण का घर है, ये अगर तय है कि क्षत्रिय का घर है, वैश्य का घर है, शूद्र का घर है तो है। और उस घर में अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो शूद्र ही है, वो वैश्य ही है, वो क्षत्रिय ही है और वो ब्राह्मण ही है। क्योंकि विधाता की व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है। वहां पर दशमलव और अंकों का कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अब वो अवसर मिल गया, अब आगे बढ़िए। तो जो लोग बार बार कर्म से कह करके एक वितंडा खड़ा कर देते हैं, डिफेंसिव पे आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादी हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल चलाएंगे, तमाम 2-3-4 लोगों को लेकर के जाति व्यवस्था और बनाम जातिवाद पर चर्चा करेंगे, लेकिन अंत में कहाँ खड्ड में गिरेंगे? यानी बढ़िया बढ़िया व्यंजन लेकर के बैठ जाएंगे और सारे व्यंजन में केरोसिन ऑयल मिलाने का काम कर देंगे, ये कह के कि नहीं नहीं वर्ण व्यवस्था तो जन्म से नहीं कर्म से है। अरे मैं क्या कहूँ, अब मैं उन लोगों को बहुत मैं पसंद करता हूँ तो मैं उनको बेहुदा भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि हाय रे हतभागियों, तुम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो और जाति व्यवस्था को नहीं समझते हो। तुम्हारा दुर्भाग्य तो सबसे खतरनाक है भैया। जाति व्यवस्था जन्म से है। अब जैसे इसका उदाहरण दें, इसको शास्त्रों में अलग अलग प्रमाण से मैं किन्हीं शंकराचार्य को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अब लोटे की जाति लोटा कैसे मानी जाएगी? लोटा अगर किसी और आकृति में आकर के जब लोटे का कर्म कर ही नहीं सकता है, एक धातु के रूप में अगर हम एक लोटे को लें तो एक धातु लोटे का कर्म कर ही नहीं सकता है, तो फिर वो लोटा बनेगा कैसे? शेर जन्म लेते ही शेर हो जाएगा कि पहले वो एक मांस का लोथरा होकर के शेरोचित कर्म करेगा, सिंहोचित कर्म करेगा, तब शेर बनेगा। और अगर हम कर्म से अगर हम अपने जाति का निर्धारण करेंगे तो हम अलग अलग समय पे तो अलग अलग, मैं तो कह रहा हूं कि
100% किसी वर्ण में जन्म लेने के बाद उस वर्ण में जो लक्षण और गुण बताए गए हैं उसका हम पालन कर नहीं पाते हैं। इसके बावजूद हम उसमें रहते हैं, क्योंकि हर वर्ण में हर वर्ण की व्यवस्था और संभावना है। इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विमर्श है मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं। और यहीं आकर के एक बात आती है। लोग कहते हैं कि भाई हम जाति व्यवस्था को तो मान लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया का और इस विश्व का सबसे बड़ा संगठन जो हिंदू संगठन के रूप में अपने आप की प्रतिष्ठा मानता है पूरे विश्व में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, मैं भी कुछ समय तक जुड़ा रहा था और सिर्फ इसी मुद्दे पर मैंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इससे। मैंने जब देखा कि बड़े बड़े इसके सरसंघ चालक RSS के जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, इनका कहना है कि नहीं, जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। अरे हतभागियों, बाला साहब देवरस को मैंने सुना जब उन्होंने इस बारे में कहा। मैंने स्वयं उनके उस कार्यक्रम में उपस्थित था, संभवतः 1985-86 की बात होगी या संभवतः 87 की बात है। एक बड़े कार्यक्रम में मैंने उनको सुना। मैं सुन करके मैं अचानक मुझे लगा, रही ये व्यक्ति कह क्या रहा है। ये व्यक्ति कह रहा है कि जाति व्यवस्था को तोड़ देनी चाहिए, हर जाति अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए। तब मैंने RSS के लोगों से एक संवाद किया था, उसके कई वर्ष के बाद किया, और मैंने ये पूछा कि अगर अंतरजातीय विवाह को अगर संघ प्रमोट करेगा तो आप मुझे एक चीज बताइए, इस मनुष्य का जो सबसे दुर्बल पक्ष होता है, वो दुर्बल पक्ष होता है वासना, काम वासना। काम वासना से हम इतने अधिक प्रेरित होते हैं कि अगर हमको अनुशासन ना मिले तो हम क्या ना कर बैठे इस संसार में। तो जो व्यक्ति अपनी इस दुर्बलता के अनुकूल समाज की व्यवस्था पालेगा, फिर वो क्या करेगा। मैंने कई व्यक्तियों से पूछा कि यदि मैं आपके घर पे आऊँगा RSS का मेंबर होकर के, और अगर हम सभी एक ही विचारधारा को मानते हैं कि नहीं अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, तो आपके घर आते आते किसी भी दूसरे RSS के वर्कर या सदस्य की मन में जो अविवाहित है क्या भावना आएगी। बहुत उच्च भावना आएगी, भाई बहन की भावना आएगी, कि ये भावना आएगी, क्योंकि ये मानव स्वभाव में जो सबसे दुर्बल पक्ष है और सबसे प्रबल हमारा जो बल है वो है काम वासना। तो वो तो यही कहेगा कि अरे भाई, हम ऐसे घर को चुनते हैं RSS के सदस्य में जहाँ सुंदर से सुंदर स्त्री और युवतियाँ उपलब्ध हों, फिर वहाँ डोरे डालेगा और उसी आड़ में, उसी तर्क की आड़ में, किसी सरसंघ चालक के तर्क की आड़ में कहेगा कि हम तो जाति व्यवस्था को तोड़ने वाले हैं, तो किसी और से विवाह करने से अच्छा है हमसे कर दीजिए, और अगर नहीं तो फिर इसके लिए लड़ाइयाँ होंगी, समाज पूरी तरह से केओस में चला जाएगा। अरे हतभागी RSS और RSS के वो तमाम सरसंघ चालक से लेके सर कार्यवाह से लेके तमाम प्रचारक बुद्धिहीनों, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिस ज्ञान की यात्रा के लिए हमें प्रेरित करता है, उस ज्ञान को रखने का जो पात्र है वही तो है वर्ण व्यवस्था, और उसी को तुम तोड़ रहे हो, उसी को तुम नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। यही कारण था कि RSS से कुछ समय तक जुड़े रहने के बाद मैंने हमेशा के लिए गुड बाय कर दिया इसको, और आज तक मेरे इस तर्क का कोई उत्तर नहीं दे पाया। अब ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कभी अम्बेडकराइट्स, कभी ज्योति फुलाइट्स, कभी पेरियाराइट्स, और कभी अंग्रेज, कभी इस्लामी, और इन सबों ने इतना जबरदस्त तरीके से डिफेंस पर लाके खड़ा कर दिया है कि बड़े से बड़े राष्ट्रवाद का घोष करने वाले लोग घुटनों पे आकर के एक ही तर्क देंगे, बड़े गर्व से देंगे, बड़े ज्ञान से देंगे, आर्य समाजी देंगे, और तमाम लोग इतना चिल्ला करेंगे, नहीं जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जाति व्यवस्था को तोड़ देनी चाहिए, और अगर जाति व्यवस्था किसी चिड़िया का नाम है तो फिर वो जन्म से नहीं है, कर्म से है। हाय रे हतभागियों, तुमने तो ब्रह्मा जी से भी अधिक बुद्धि पा रखी है, विधाता से भी बड़ी समझ है तुम्हारी। विधाता को ये पता नहीं है कि जिस व्यक्ति को मैं इस परिवार में भेज रहा हूं उस वर्ण का वो नहीं है, वो किसी और वर्ण का है। ये तो LGBTQ वाली बात हो गई कि नहीं, बायोलॉजिकली तुम जिस शरीर में हो वो गलत हो सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई वैश्य के घर में जन्म लेने वाला है, उसको अचानक एहसास होता है कि नहीं भाई, ये तो मैं गलत घर में आ गया, मुझे तो वापस जाकर के शूद्र में चला जाना चाहिए, नहीं मुझे तो एक कदम छलांग लगाकर क्षत्रिय बन जाना चाहिए। ये किस तरह की क्योटिक बुद्धि वाले लोग हो तुम भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि ये तमाम नासमझियां जो है वो डिफेंस पर आकर के खेलने वाली हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या जातिवाद के नाम पर भेदभाव होना चाहिए?
क्या जातिवाद के नाम पर शोषण होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, भेदभाव और शोषण में जमीन और आसमान का अंतर है। भेदभाव का मैं एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति जमीन में पड़े हुए भोजन को क्षुधा से, अति क्षुधा से ग्रस्त होकर के, व्याकुल होकर के, और वो दौड़ करके जाता है कूड़े से उठा करके रोटी, जिसमें तमाम तरह के गंदगी लगी हुई है, उसे झाड़ता भी नहीं है और क्षुधा की व्याकुलता में उसे खाने लगता है। अब उसका भेद नहीं कर पाता है। वहीं हमको अगर भूख लगती है तो हम थोड़ा संयम करते हैं, एकदम जान जा रही हो तब भी संयम करते हैं, और अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसे धो करके, छान करके, पटक करके और फिर तरीके से उसे हम पका करके, सिद्ध करके खाते हैं। यह है भेदभाव वाली बुद्धि। ठीक ये इस भेदभाव के विपरीत शोषण करना, किसी से घृणा करना, नफरत करना, या दो चीजें हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। रोटी और बेटी का भेद। हर व्यक्ति के साथ हर व्यक्ति खा पी नहीं सकता है। एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति जो हड्डियां तोड़ रहा हो, उसी के बगल में बैठ करके शाकाहारी व्यक्ति, और तो और उसी की थाली में, एक कटोरी में वो अपना मांसाहार रखा हो, दूसरे कटोरी में सब्जियां रखी हो, और शाकाहारी को कहता हो मित्र बीच में चावल है, रोटियां हैं, सो मैं अपने कटोरी में डुबो लूंगा, तुम अपने साइड से सब्जियां खा लेना, आओ हम एक ही थाली में खाते हैं। इस तरह के मजहबी भाईचारे वाले व्यवस्था को भी कोई सुनेगा तो वॉमिट कर देगा। यह है भेदभाव। तो भेद तो रहेगा भाई। नफरत अलग चीज है, घृणा अलग है, शोषण अलग है। इसके हम खिलाफ हैं। किसी व्यक्ति से इसलिए घृणा करना कि वो शूद्र है या फिर शूद्र से भी नीचे है, ये हम मानव रूप में आकर के, ये मनुष्योचित नहीं है। भेदभाव रहेगा। रोटी और बेटी का भेद, मैंने कहा ना कि रोटी और बेटी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हम सबसे प्रबल जो हमारी वृत्ति होती है वो काम वासना की वृत्ति होती है, और इस कारण से अगर हम काम वासना से वशीभूत होकर के बहुत सारे कार्य करेंगे तो संभव है कि हम किसी ना किसी गंदे ट्रैप में फंस जाएं। फिर हम हर जगह हम बेटी पे ही निगाह डालेंगे। तो रोटी और बेटी दो चीजें व्यवहार में भेदभाव की हैं। बाकी चीजों में सामाजिक रूप से अगर हमको कहीं इकट्ठा होना है, किसी चर्चा में शामिल होना है, अवसर की बात हो, काम करने की बात हो, देश के लिए लड़ने की बात हो, देश के विकास के लिए काम हो, तो हम साथ साथ करेंगे। लेकिन साथ साथ काम करने वाला व्यक्ति जब अपना अपना टिफिन खोलेगा तो वो एक भेद जरूर करेगा कि भाई तुम्हारे टिफिन में अगर प्याज और लहसुन से बनी हुई चीज़ है तो उससे मैं बगल बगल बैठ के खा सकता हूँ, लेकिन वहीं पे कोई मांसाहारी व्यक्ति अगर वो दुर्गंध युक्त चीज़ को खा रहा हो और शाकाहारी व्यक्ति उसको देखते ही उल्टी करने लगे तो वो फिर दूर दूर बैठे। ये भेदभाव है, इसमें घृणा की बात नहीं है। ये है भेदभाव की अनिवार्यता या अपरिहार्यता। इससे भी अलग एक बात आती है कि चलो भाई तुम कहते हो कि इन सब चीज़ों को मिटा दो, हम भी कहते हैं चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया जाए। अगर हम ये बात तो हम करते हैं मनुष्य योनि में, हर योनि में भेदभाव है, जबरदस्त तरीके का है। भूत प्रेत तक में भी भेदभाव है। हर प्रेत, हर भूत जो है, जैसे जो ब्राह्मण जो प्रेत बन जाते हैं वो ब्रह्म कहलाते हैं। ब्रह्म प्रेत हर दूसरे भूत प्रेत के साथ वो मिल बैठ के बात नहीं करेंगे। वहां पर तो और जबरदस्त वर्ण व्यवस्था की बाध्यता होती है, हालांकि वो इससे अलग मुक्त होते हैं, लेकिन फिर भी वहां कुछ ऐसी बाध्यता है कि उस भेद को मानते हैं। सारे जो सिंह के समूह है सब एक दूसरे के साथ एक समान व्यवहार नहीं करते हैं, उसमें भी कोई दुर्बल है, कोई दुर्बुद्धि है। सारे कुत्ते एक साथ एक समान रूप में व्यवहार नहीं करते हैं, उनके कुछ स्वाभाविक गुण है, वह बात अलग है, उसमें भी श्रेष्ठता बोध होता है, और उसको बाकी लोग मानते हैं। जो दुर्बल कुत्ता रहेगा वो पूंछ हिलाएगा, लेट जाएगा, और जो सबल रहेगा वो फिर शान से खड़ा रहेगा। ये सारी चीजें होती हैं। प्रकृति के हर माने कण कण में भेद छुपा हुआ है, इसलिए भेदभाव की तो अनिवार्यता रहेगी। शोषण, घृणा और नफरत ये नहीं होनी चाहिए कि भाई चूंकि तुम फलाने हो इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूं, और ठीक इसके उलट चूंकि हम तो भाई शूद्र और वैश्य हैं और तुम चूंकि सवर्ण हो इसलिए हम तुम्हारे खिलाफ हैं और तुमसे नफरत करते हैं, और तुम्हारी कब्र खोदने के लिए हम नक्सलवाद को हवा देंगे। ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक है। अब हम इसके आगे एक कल्पना करके देखें।
कि अचानक हम एक दिन सोए रहते हैं और एक ऐसे हम दवा को खा लें कि सुबह उठ करके हम सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं। सिर्फ हम उस चार चीज को याद रखें जो हमारे और जानवरों के बीच में कॉमन है, जो कि हमारे स्वभाव में अंतर्निहित है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें जानवर और हम में एकदम समान हैं। तो अगर हम उस फॉरगेट पिल को खा लें और सुबह उठ करके हम सब कुछ भूल भी जाएं, हमारे अंदर के जो भी गुण अवगुण और कर्म नहीं थे उसको हम एक सेकंड के लिए भूल करके यहां तक भूल जाएं कि कौन किस परिवार का सदस्य है, सब अपने आप को एक मनुष्य रूप में, और उसके पहले ये भी तय कर करके हर व्यक्ति अपना कपड़ा भी खोल करके सोएगा, नंग धड़ंग होगा। धीरे धीरे करके हमारे भीतर के गुण हमारे अंदर उभरेंगे। फिर हम, जिसे वो, मैं डार्विनियन सिद्धांत को तो मानता नहीं, वो सब एकदम खोखले बात है, लेकिन अगर उसी के अनुरूप अगर हम बात करें, दूसरे ही दिन से हमारे अंदर के गुण लगेंगे हमारे अंदर उठ करके गूंजने, एको करने लगेंगे, बोलने लगेंगे। फिर हमारे आचरण में बदलाव आता चला जाएगा। और चूंकि फॉरगेट पिल ले लिया है तो फिर हमारी भाषा भी लुप्त हो जाएगी, हम शब्द का भी चयन नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे 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 करके हमारे अंदर में जो ज्ञान जो संचित है वो कहीं ना कहीं प्रकृति में अपनी प्रतिध्वनि से उसको हम पा लेंगे। और जैसे ही पाएंगे तो फिर हम स्वभावगत तरीके से हम अपने आप को वर्गीकृत कर लेंगे। फिर शब्द चाहे जो भी हम चुने वो फिर हमारा वर्गीकरण हो जाएगा। और फिर वर्गीकरण के बाद जो हम, जिसे हम कहते हैं ना भेदभाव, वो हम शुरू कर देंगे। भेदभाव जितना बढ़िया शब्द है, जाति व्यवस्था जितना बढ़िया शब्द है, वर्ण व्यवस्था जितना बढ़िया शब्द, उतना ही घृणित बना दिया गया। सवर्ण का मतलब होता है वर्ण के साथ, यानी जितने भी लोग हैं वो सब सवर्ण में ही आते हैं, क्योंकि शूद्र से लेकर के ब्राह्मण वर्ण तक में सारी जातियां चली आती हैं। अब ये जो जाति सेंसस हो रहा है ये एक अलग व्यवस्था है। जाति सेंसस में बहुत तरह की बातें हो रही हैं, उसमें ये कोई वर्ण सेंसस नहीं है या फिर सिर्फ चार जातियों की बात नहीं हो रही है। बेसिकली जो कास्ट सेंसस है, कास्ट शब्द भी विदेश का है, पुर्तगीज वर्ड है, और उनका जो सेंस है वो अपने समाज में लोग जो अलग अलग प्रोफेशन में रहते हैं या फिर अलग अलग जो वर्गीकृत समाज है उसके हिसाब से, जिसको कहते हैं क्लासिफाइड सोसाइटी, यानी क्लासिफाइड भी मत कहिए, उसको कहिए क्लासिफिकेशनलाइज्ड सोसाइटी, उसके अंतर्गत जो अलग अलग तबके के लोग हैं, तबका कहा जाता है उनको, यानी क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, लोअर क्लास, लोएस्ट क्लास, उसके अनुरूप जो एक दूसरे के प्रति आचरण होता है। चूंकि वो उसी समाज से आए, वहां पर अभी मनुष्योचित जो उत्थान की दिशा है वो इतनी कुंठित और उतनी सीमित है कि वहां पर वो मनुष्य होने के नाते, अब एक उदाहरण दे रहा हूं, मैक्स मुलर था। मैक्स मुलर को जब भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी मिली तो उसको लगा कि, जैसे कहने का मतलब, कुएं का मेढक को अगर कहा जाए, कोई नदी या समुद्र का कोई दूसरा मछली या मेढक आ जाए और उससे वार्तालाप करना शुरू करे तो हंसे, बोले तुम तो इस कुएं में रहते हो यार, इसमें है क्या? तो क्या कहेगा, अच्छा इससे बड़ी भी कोई दुनिया होती है? बोला हाँ बहुत बड़ी दुनिया होती है। तो फिर वो छलांग लगाता है, बहुत बड़ा कुआं हो सकता है, और छलांग लगाता है 2 या 3 फीट, कहता है इतनी बड़ी या इससे बड़ी? तो हंसता है। तो फिर वो और 2-3 बार छलांग लगाता है, जितनी बार वो छलांग लगाता है उतनी बार वो हंसता है। ठीक वही हमारी स्थिति है। मैक्स मुलर को जब भारतीय ज्ञान परंपरा में तमाम उन बातों को जानने, समझने और कहने की बात आई तो मैक्स मुलर ने क्या कहा पता है, कि जहां की सभ्यता ने उस ऊंचाई को प्राप्त किया हो जो कभी प्लेटो ने प्राप्त किया था। देखिए हम हंसते हैं, वो कुएं की बात कर रहा है। प्लेटो, हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा प्लेटो से अधिक सोचने वाला है। अरे प्लेटो का जो मास्टर था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का जो मास्टर था सोक्रेटिस, यानी सुकरात। सुकरात ने क्या कहा था, विषयांतर में नहीं हो रहा हूं मैं, मूल बात पे ही आ रहा हूं, कि हम बात कर रहे हैं जहां से कास्ट आया, जहां से कास्ट वर्ड आया, जहां पे समाज ने क्लासिफाई किया हुआ था। इसीलिए मैंने कहा कि क्लासिफिकेशनलाइज सोसाइटी, वहां पर जब चीजों को सोचेंगे तो उसी बिंब में, उसी ढांचे में सोचेंगे ना। तो जैसे मैक्स मुलर ने जब हमारी ज्ञान परंपरा को कहा कि इफ आई वेर आस्क्ड टू पॉइंट आउट आई विल पॉइंट आउट टू इंडिया, इफ आई वेर आस्क्ड टू पॉइंट आउट आई विल अगेन पॉइंट आउट टू इंडिया, ऐसे करके जो रेटोरिकल वे में उसने भाषण दिया था, उसका मूल क्या था
कि भारत का समाज कितना बृहद और बड़ा समाज है, और इतना बड़ा है या उतना बड़ा है कि लगभग लगभग वो प्लेटो के बराबर है। प्लेटो क्या है भाई? सुकरात ने कहा था कि दुनिया में हम कुछ नहीं जानते, यही ज्ञान है। इसीलिए कहा जाता है कि नो देन दाई सेल्फ। उसी के लिए ओरेकल भी आया था उस गॉडेस के पास से, जहाँ पर वो ग्रीक में। तो जब सुक्रेटिस और उसका जो शिष्य था अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल का शिष्य प्लेटो, जब उनकी सीमा ये है कि भाई अभी हम अज्ञानता के स्तर पर भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो पूरे यूरोप का जो ज्ञान है वो कितना सीमित और कुंठित हो सकता है, इसकी सहज हम कल्पना कर सकते हैं। उस जगह से ये शब्द आया पुर्तगीज कास्ट, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, क्लासिफाइड नहीं, क्लासिफिकेशनलाइज्ड स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। अलग अलग स्ट्रेटम पे जो अलग अलग लोग कार्य करते हैं उसी तरह से वर्गीकृत किया। यही कारण रहा कि जब कास्ट शब्द भारत में आया तो इसने कास्ट सेंसस करके लोगों के अलग अलग कार्य करने और अलग अलग समूह बना के रहने को, हर उपजाति को जाति की संज्ञा दे दी। मूलतः 4 मूल जातियां हैं, 4 मूल वर्ण हैं, उन्हीं में अलग अलग तरह की, उसमें भी श्रेणियां हैं, मैं मानता हूं श्रेणियां अलग अलग तरह से हम डेवलप कर लेते हैं। बात वहीं आ जाती है कि हर वर्ण में, हर वर्ण के गुण धारक जो लोग होते हैं उसी के अनुरूप वो श्रेणियां, वो इतना कॉम्प्लेक्स साइंस है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि शूद्र शूद्र है, या फिर शूद्र होकर के भी शूद्रोचित कार्य नहीं कर रहा है, और शूद्र होकर के शूद्र का कार्य कर रहा है, शूद्र होकर के वैश्य का कार्य कर रहा है, वो उसमें जैसे एक हम ऐसे एक सीधी लकीर खींचे, एक बिंदु डालें, तो उसमें आप अगर तीर बनाएं तो अलग अलग जगह एक शूद्र रूपी लकीर पे इतने बिंदु बनेंगे, और हर 4 मूल बिंदु के बाद हर जगह इतनी लकीरें निकलेंगी, तो स्वाभाविक है कि उसमें हजारों उपजातियां आ जाएंगी। उसी को एक कास्ट सेंसस कह रहे हैं, जो 1931-32 में हुआ था और आज एक बार फिर होने जा रहा है। लेकिन एक कास्ट सेंसस जो है वो जातीय जनगणना नहीं है। जातियां तो मूलतः 4 ही हैं। अगर वर्ण व्यवस्था की गणना वर्ण गणना होती तब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो सकता था कि भाई ये तो 4 ही वर्ण हैं, तब स्वाभाविक रूप से जो चौथा वर्ण है शूद्र, उसकी संख्या सबसे बड़ी और विशाल आएगी। या संभव है कि बड़ी संख्या में जो कंपटीशन होगा वो सिर्फ वैश्य और शूद्र के बीच हो सकता है, इसके इतर किसी के बीच हो नहीं सकता है। इससे उलट ये जो हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित इसलिए है कि हम ये जो जातियों उपजातियों की गणना कर रहे हैं, अब इसमें कहां से आ जाती है। अब अगर एक कल्पना कर लें कि किसी वैश्य जाति में जो तेल का काम करने वाला है, जो तौलने वाला काम करने वाला है, जो अनाजों का काम करने वाला है, जो कृषि कार्य करने वाला है, ये सभी वैश्य में आते हैं। लेकिन वैश्य शूद्र अलग अलग जगहों पे आते हैं, तो उसमें अलग अलग कर्मों में रत लोग स्वाभाविक रूप से अपनी उपजातियां और उसी के अनुरूप अपना स्वभाव आचरण और समूह बना लेते हैं। वहां भी बहुत तरह के भेद हैं। मैंने बहुत इंटरेक्शन किया है समाज में। दरअसल मैं जब किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो मेरे प्रश्न के तमाम प्रश्नों के मूल में मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूं, बहुत कुछ जानना चाहता हूं। तो मैंने एक बार वैश्य वर्ण के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि आप जब अपने यहाँ लड़के की शादी करते हैं तो कहाँ करते हैं, लड़कियों की शादी करते हैं तो कहाँ करते हैं। तो उसने बताया कि देखिए भाई, हम अपनी लड़कियों की शादी अपने नीचे वाले वैश्यों के यहाँ नहीं करते हैं। फिर उसने मुझे नीचे वाले वैश्यों की संख्या गिनती करा दी। मैं तो हतप्रत रह गया कि इतने भेद हैं वहाँ। हतप्रत का मतलब ऐसा नहीं था कि मैं वास्तव में हतप्रत रह गया, मैं जानता था। मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगा कि देखो भाई, सब लोग कहते हैं कि सारे वैश्य इकट्ठे हैं, सब वैश्य अपने आप को एक मानते हैं, ऐसा है ही नहीं। फिर अपनी लड़कियों को हम अपने से ऊपर देंगे। अब चूंकि हमसे ऊपर वाले लोग अपनी लड़की हमारे लड़के को नहीं देंगे, तो फिर हमें प्रतीक्षा करनी होती है कि नीचे वाले अपनी लड़कियां हमें दें। ऐसे करके एक श्रृंखला है। तो जो कास्ट सेंसस होगा, जिसमें बेसिकली उन समूहों को चिन्हित किया जाएगा जो हर जाति में अलग अलग समूह या फिर हमको उप जाति के रूप में दिखाई देते हैं, उनका सेंसस होगा, ना कि जातीय जनगणना होगी। तो जब उनका सेंसस होगा तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो उसको पॉलिटिकली जो है उसको भुनाएंगे, उससे वो पॉलिटिकल माइलेज लेंगे और फिर कहेंगे कि देखो भाई, वैश्यों में तो अब इस स्वाभाविक रूप से इसमें से कुछ लोगों की संख्या तो कुछ लाख में आएगी। एक
कोई एक सिंगल जाति जो है करोड़ की संख्या में नहीं आ पाएगी। संभव है बहुत सारे लोग आ जाएं, यानी हर जगह चूंकि इतनी उपजातियां हैं। कल तक जो लास्ट जो कास्ट सेंसस करवाया था अंग्रेजों ने 1931-32 में, उसमें 4000 से अधिक उपजातियों की संख्या आई थी। तो उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से 4000 थी। आज के पॉपुलेशन 140-45 करोड़ जो भारतीय हैं, उनके बीच में अगर मुसलमानों को हटा भी दें तो लगभग 125-30 100 कम से कम 20 करोड़ भारतीयों की जब जातीय जनगणना होगी तो स्वाभाविक रूप से उन समूहों की संख्या 5-6 हजार जातियों के रूप में, उपजातियों के रूप में आएंगी। तो अगर इसको हम रफली भी अगर डिवाइड कर दें तो हमारे सामने लाखों में वर्गीकृत करके आएगा। ऐसा नहीं है कि करोड़ों में आएगा। कोई जिसकी संख्या करोड़ों में आ गई, अब देखिए क्या होगा। यादव जो कहीं कहीं पर तो वैश्य में आते हैं, कहीं कहीं पर तो शूद्र में आ जाएंगे, और फिर अलग अलग कारणों से कोई अहिर होगा तो कोई यादव होगा, तो कोई जादव होगा, तो कोई घोष होगा, कोई कुछ और होगा। तो इस तरह से उनकी जो जनगणना होगी वो अलग अलग जगहों पर उनके अलग अलग समूह और परिचय के हिसाब से होगी। तो फिर वो जनगणना जो है वो सम्मिलित नहीं मानी जाएगी। बंगालियों में जो घोष और घोषाल रहेंगे, अगर मैं जानता नहीं एग्जैक्टली कि हर घोष और घोषाल जो ऐसा ही होते हैं, तो या फिर कहीं पर जो दूसरे गोप होते हैं, हर गोप, हर यादव, हर अहीर, हर घोष घोषाल या फिर जाधव जाटव इत्यादि जो लोग होते हैं, वो एक ही तरीके से अपने आप को यादव यदुवंशी नहीं मानते हैं। तो फिर इनकी संख्या जब वर्गीकृत करके आएगी और अलग आएगी, अलग थलग आएगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा, समाज में एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अलग अलग तरीके से, यानी ये तोड़ने की ही बात करेंगे फिर हम, जो हम बारंबार होनी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जातीय जनगणना कर लीजिए भाई, जितनी जातीय जनगणना करनी है कर लेनी चाहिए। क्योंकि जातीय जनगणना हो जाने से एक बात तो होगी कि भाई चलो एक पता चल गया कि हमारे समाज में एक एकेडमिक एक्सरसाइज होना चाहिए। बेसिकली कास्ट सेंसस जिसे कहा जा रहा है, या जातीय उपजातीय जनगणना जिस बात की चर्चा की जा रही है, वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसे एकेडमिक नहीं मान करके, सोशल एक्सरसाइज नहीं मान करके, एक पॉलिटिकल माइलेज वाला एक्सरसाइज मान रहे हैं, जहां हम क्या करेंगे, इनकी जातीय जनगणना को आधार बना करके चुनाव के समय इनको हम टारगेट करेंगे। जो सबसे बड़ा वर्ग हमारे सामने आएगा, फिर अब तो वो भी बंधन नहीं रह गया कि बीजेपी सवर्णों की, चलिए मैं सवर्ण वगैरह मानता, लेकिन जो हमारे सामने पार्लेंस है, बीजेपी सवर्णों की बनियों की पार्टी है तो है। अब आज होता है ना भाई, जो रिजर्व्ड, हालांकि वो सारे विषय अलग हैं, रिजर्वेशन, अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, ये सारे खतरनाक टर्म्स जो हैं वो क्या है, कैसे हैं, इस पे अलग अलग समय पर चर्चा होती रही है। बीच में भी एक बार चर्चा आई थी कि अगर रिजर्वेशन जिनको लगातार मिलता रहा है और वही आज भी लेते रहे हैं और उसमें भी आज भी वंचित लोग हैं, तो जो आज लाभान्वित हो चुके हैं, सो लाभित वर्ग को अलग करके, लाभान्वित वर्ग को अलग करके जो वंचित हैं रिजर्वेशन में, उनको मिलना चाहिए। इस पर भी तमाम तरह के हड़कंप मचे और फिर उन लोगों ने अंततः इस चीज़ को एक तरह से कहीं डिफीट कर दिया। तो जातीय जनगणना जब होगी तो इसमें जो मामला उभर करके आएगा तो हर पार्टी उसका माइलेज लेगी। ऐसा थोड़ी है कि राजद ले जाएगी उसका फायदा, जदयू ले जाएगी, सपा ले जाएगी, कांग्रेस ले जाएगी और बीजेपी पीछे रह जाएगी। सवाल ही नहीं है। और बीजेपी के लोग तो आज कहते ही है ना, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। अगर हम जैसे हम प्रैक्टिस देखें, नरेंद्र मोदी आते हैं ओबीसी से आते हैं, और वो कर्म क्या कर रहे हैं, उनका कर्म है क्षत्रिय का, लेकिन अब इसी जन्म में वो क्षत्रिय नहीं हो जाते हैं, आने वाले समय के लिए अपना वो कर्म संचित कर लेते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपने सारे शीर्ष पदों पर, सारे महत्वपूर्ण पदों पर किसको रखा हुआ है? ये चारों वर्णों में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ करके बाकी के जो दो वर्ण के लोग हैं उनकी बहुतायत है। अच्छी बुरी बात की ओर मैं नहीं जा रहा हूं। जो जिस योग्य है उसे उस योग्यता का सम्मान होना चाहिए, और जो योग्य नहीं है उसे उसका अवसर नहीं मिलना चाहिए।
क्योंकि सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिसकी जो उपयोगिता है, जिसका जो महत्व है, उसके अनुरूप योग्यता और महत्व और उपयोगिता के अनुकूल उसका स्थान तय होना चाहिए, ना कि उसके आधार में जाति आनी चाहिए। कारण क्या है कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि वो किसी खास जाति का है, इसलिए वो जगह पा जाता है। मैंने कहा सामाजिक व्यवस्था में जाति का सर्वाधिक महत्व होना चाहिए। हमारे एक दूसरे के साथ आचरण में, व्यवहार में, धार्मिक अनुष्ठान में, सामाजिक कार्यक्रमों में जाति की प्रधानता, राजनीति में, देश में, राष्ट्र के समय योग्यता की प्रधानता, और उसी योग्यता की प्रधानता के क्रम में जहां कहीं भी हमारे व्यवहार की बात आएगी तो मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि हम उस भेदभाव को हम जरूर करेंगे, जिस भेदभाव को हम नफरत, घृणा और शोषण से इतर मानते हैं। लेकिन रोटी और बेटी के संदर्भ में इसको नहीं मानना चाहिए। अब जैसे समाज के लिए काम करना है तो जो जिस योग्य होगा वो काम करेगा, सब लोग मिलजुल के करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर बात आएगी कि नहीं भाई अब हमको साथ साथ बैठ करके खाना है, तो फिर हम उसको चुनेंगे जो हमारे अनुकूल है। उदाहरण मैंने दिया है पहले भी। तो इस तरह से करके हम इस चीज़ को भली भांति समझ लें कि ये जो जातीय जनगणना होने जा रही है, ये वास्तव में जातीय जनगणना नहीं है, बल्कि उप जातीय जनगणना है, जिसमें तमाम उपजातियों की जनगणना होगी। और परिणाम क्या आएगा कि इस जाति के लोग तो कुछ हजार हैं, इस जाति के लोग तो कुछ लाख हैं, अरे इस जाति के लोग 2 करोड़ हैं। फिर 1-2 करोड़ की संख्या बहुत बड़ी संख्या लगेगी, क्योंकि जहां पर 5 से 6 हजार लोगों की बात आनी है, वहां पर 1-1, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, अगर हम ऐसे करके छोटी छोटी जातियों में तो और अधिक संख्या बढ़ती चली जाएगी, उपजातियों में। तो अगर हम सामान्य रूप से भी कर दें तो 1-2 करोड़ बहुत बड़ी संख्या मानी जाएगी। और संभव है कि इसमें जिसे हम अपर कास्ट कहते हैं उनकी संख्या अधिक आएगी, क्योंकि उनमें उपजातियों का भेद कम है। और इस प्रकार से अगर हम जब कास्ट सेंसस होगा तो फिर ब्राह्मणों और क्षत्रियों की संख्या बहुत बड़ी नजर आएगी, क्योंकि कलेक्टिव रूप से तो इनका सेंसस होगा तो इनको एक माना जाएगा। लेकिन नीचे जब उपजातियां होंगी तो उनको भी अगर हम क्लब करके वैश्य और शूद्र में रखेंगे तब संभव है कि उनका भी उसी प्रकार से हमारे सामने आएगा। जो भी हो, आज की इस वीडियो वार्ता को मैं सामान्य वीडियो वार्ता क्रम से थोड़ा इतर लेते हुए चल रहा था, इसलिए मैंने बहुत ही लंबा कर दिया। जो प्रायः मैं 4 वीडियो में जो बातें कहता उसे मैंने 1 वीडियो में कहने का प्रयास किया है। और वो भी ये वार्ता सतत है, जारी है, ये अधूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें कही जा सकती है जाति व्यवस्था वर्सेस जातिवाद के। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।